जब हम लोग लकार पढ़ेंगे सर तो इस्यति इस्यता करके इस्यति इस्यति इस्यता इस्यंती ऐसे करके आएगा तुम्हारे पास में। लिरिट लकार मतलब भविष्य काल वाला सब जब आएगा तब ऐसे आएगा। लेकिन जैसा ही हम लोग फॉर्मूला बैठाने लगे ना पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यति पठिष्यता, तब तुम्हारे पास ये वाला सा हो जाएगा। तब सवाल पूछोगे यही चीज कि आखिर ये क्यों कर दिए हैं, फॉर्मूला ये लिखा है लकार, आप यहाँ पर ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उस समय सवाल आएगा, इसीलिए हम सब पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि हमको कौन चीज का बाद में जरूरत पड़ेगा, वो चीज हम पहले ही यहाँ दे दे रहे हैं ताकि बाद में हमको सवाल नहीं करना है। पहले ही हम इसको बारे में बता देते हैं कि इसको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है खास तौर पे, लेकिन उसका इस्तेमाल की वजह से तुम परीक्षा में इसका मदद ले सकते हो और सही चीजों को चुन सकते हो। ठीक है, तो परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा में जो कुछ क्वेश्चंस आता है उसको चुनना, सही कौन है गलत कौन है, वो ये मदद करेगा, लेकिन एग्जैक्टली यही परीक्षा में नहीं आने वाला है। इसका नियम मदद करेगा कि हमने क्या गलत सही मारा, क्या किया इसके लिए। तो टॉपिक्स का हेडिंग क्या है, नत्व विधान और सत्व विधान। हम लोग बहुत बार सोचते हैं सर कि आखिर टवर गिना को नहीं बोला जाता है ना, टावर गिना रहे चाहे ना रहे दोनों को नहीं बोलते हैं। और ये यहाँ पे होता है दंतिसा और मध्यनिसा, एक नहीं दोनों, हालांकि सा तो बड़ी बड़ी होता है 3 गो, एक हनीय दोनों पर चर्चा, चारों अक्षर पर चर्चा है। ये सिर्फ ये 4 अक्षर पर ही ये वाला पूरा चीजें चल रहा है कि कब कौन सा अक्षर लिखना चाहिए, क्योंकि ना 2 गो है तब कौन वाला ना, और एक दोनों सब में से कौन वाला कखनी सा। स्पेशली ये वाला संस्कृत के लिए सिर्फ है, हालांकि सब जगह देखने को मिलता है क्योंकि हम पहले बताए हैं संस्कृत हिंदी दोनों सब देवनागरी लिपि ही एक तरह से है, तो देखने को सब में मिलेगा, लेकिन स्पेशल इसमें संस्कृत के बारे में, और ये लगभग सब जगह देखने को मिल जाता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ रहे थे लिखा था अणु, अणु परमाणु, तो आखिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि यहाँ टावर गिना ही क्यों, टावर गिना क्यों, परमाणु हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, अणु ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन टावर गिना ही क्यों। तो इसका 2 गो रूल होता है जिसके तहत हम लोग चलते हैं। अगर कोई भी इस ना, जो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ये ना लिखे हैं और इस ना के पहले में राय आ जाए, स्वर वर्ण आ जाए, कुछ भी राय री स्वर वर्ण ये सब कुछ चीजें, तो वैसा सिचुएशन में हम यहाँ पर ये वाला ना नहीं ले दे करके ये वाला देते हैं। तो इसको पहले देखो, परमा आ के मात्रा यहाँ पर आ गया, ऐसे भी रा भी पहले में लगा हुआ है और आ भी आ गया है, तो इसके वजह से यहाँ पर ना को हम लोग टवर गिना में बदल देते हैं। इसका कुछ नियम है, वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी एग्जाम्पल में ये पूरा काम खत्म भी हो जाता है। यहाँ पर भी अनु है सर, तो आ के साथ में नु, क्योंकि स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण के हिसाब से सर हम ये ना लिख करके हम ये लिखेंगे। जिसका जो नियम है, नियम समझना इंपॉर्टेंट है, और इसी नियम में देखो जो सबसे ज्यादा तुम लोग गड़बड़ाओगे ना, जिसमें हम भी फंसा करते थे, हम भी भुला जाया करते थे, क्योंकि हमको तो भाई ये सब पढ़ाया नहीं गया है, ये तो पहला ही बात बता देते हैं, और उतना कोई आइडिया भी नहीं है। मेरा संस्कृत में कोई खास नंबर भी नहीं आया था, शायद 59 नंबर आया था, 59 नंबर, जो कि कोई बड़ी चीज है ये नहीं है ये। बाकी हमको बाकी सब विषय में कहाँ था वो एग्जाम्पल, 80 नंबर के आसपास सब में आया था, 80 76 75। अरे यार एग्जाम्पल लिखे कहीं पे, कहाँ लिखे हैं, वही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें तुम बहुत गलती करोगे। ये वाला, ये मिला, ये वाला एग्जाम्पल देख करके लेकिन सारा का सारा दिमाग घूम जाएगा पूरा। और ये एग्जाम्पल समझने के लिए फिर तुमको ये समझना पड़ेगा संयुक्त व्यंजन वाला, हमने वही चीज पढ़ाया, संयुक्त व्यंजन ना, हम वही चीज पढ़ा रहे हैं जो हमके लिए इम्पोर्टेंट है जिसका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, भले ही किताब में रहे हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो व्याकरण बनाया गया सभ्य 10वां के लिए बनाया गया है, सब क्लास में थोड़ा थोड़ा व्याकरण अपग्रेड होता है, तो जब 10वां के लिए है हम उस पर ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम 10वां में पढ़ रहे हैं 9 10 के लिए। तो जो यहाँ पर है वाक और सु, यहाँ पर ऐसा सु लगल है, यहाँ पर वाक लगल है, लेकिन यहाँ पर संयोगी छब बीच में कहाँ से आया, इसी के वजह से सबसे ज्यादा संधि जब बनाओगे तो इसका इस्तेमाल संधि में सबसे ज्यादा आएगा, कि संधि जब किए या पदों का योग किए तो निम्न में से इन दोनों का पदों का योग क्या होगा,
तब बहुत गलती होगा। उपसर्ग और प्रत्यय में योग करेंगे तो क्या होगा, और वहां पर तुमको एक ऑप्शन मतलब सही सही मिलेगा और तुमको मन भी करेगा कि ऑप्शन में सही है, लेकिन वहां पर सब कुछ बदल जाएगा जैसे यहाँ पर बदल गया है। वाक और सूल करके यहाँ छा आ गया, संयोगी छा कहाँ से आ गया, आइडिया है कुछ? मतलब कहा ना जो असु है ना, हाँ मतलब हाँ यही आइडिया। अरसा का अरसा बनता है तो क्या बनता है, संयोगी छने। हाँ याद है अभी। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये चेंज हो गया, और लेकिन यही नहीं समझता, इसीलिए हमने संयुक्त तो व्यंजन वाला जरूर पढ़ा है। और उससे पहले में बहुत सारा चीजें उसमें टॉपिक था संस्कृत में, लेकिन हमने वो नहीं पढ़ाया क्योंकि वो सब हम लोग का नहीं था। वो अपग्रेड क्लास, बड़ा क्लास लोगों के लिए था, 10 क्लास के लिए नहीं था वो। इस चीज को समझना है। और पूरा संधि हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, कोई पद जोड़ने वाला हो, सभ्य जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो इन सभी का इस्तेमाल सातवें विधान नतवें विधान का पड़ेगा। जब हम लोग लकार पढ़ेंगे सर तो इस्यति इस्यता करके इस्यति स्यति स्यता इस्यन्ति ऐसे करके आएगा तुम्हारे पास में। लिरिट लकार मतलब भविष्य काल वाला सब जब आएगा तब ऐसे आएगा। लेकिन जैसा ही हम लोग फॉर्मूला बैठाने ना पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यति पठिष्यता, तब तुम्हारे पास ये वाला सा हो जाएगा। तब सवाल पूछोगे यही चीज कि आखिर ये क्यों कर दिए हैं, फॉर्मूला ये लिखा है लकार, आप यहाँ पर ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उस समय सवाल आएगा, इसीलिए हम सब पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि हमको कौन चीज का बाद में जरूरत पड़ेगा, वो चीज हम पहले यहाँ दे रहे हैं ताकि बाद में हमको सवाल नहीं करना है। और हमको आज तक ये बात क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन जब हम पूरा सेल्फ स्टडी पहले करिए किए कि 10वां में कौन कौन चीजें जरूरी है और किसको तो क्या होता है, तब हमको समझ में आया कि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना चाहिए टीचर को। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। तब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पठिष्यति में ये वाला कहाँ से आ गया भाई रे, क्योंकि इसके पहले हम देख सकते हैं ये वाला। तो उन सब की वजह से चेंजेस जो हो रहा है उन्हीं सबका यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है, तो सबको रूल्स वाइज रूल से समझते हैं। तो पहले टावर गिना वाला समझ लेते हैं। न तो विधान क्या है, तो न तो विधान मतलब कि जहां नाक के टावर गिना हो जाए वही न तो विधान है। जहां नाक का टावर गिना हो जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं न तो विधान, और जहां पर डंटी सा के मधने सा हो जाएगा उसको सदो विधान। दोनों का डिफिनेशन ठीक है ना। इसका रूल्स क्या कहता है, यहाँ पर रूल्स नहीं लिखा है, नियम लिख लीजिए, हेडिंग में थोड़ा हल्का नियम। इसका नियम क्या कहता है, यदि किसी पद में कोई भी लिखते हैं हम लोग, जैसे ये इतना सारा लिखा हुआ है, किसी में भी राय आवे मतलब कि हलन के साथ में है, मधन्य सा री रहे, स्वर वर्ण रहे, या का वर्ग में से का खा गा घा अंग रहे, पा वर्ग मतलब पाफा पाफा मा अंग रहे, नूम हा या वा रा में से कोई वर्ण आता है तब ना के टवर की ना हो जाता है। किसी पद में, कोई भी पद में जब इतना चीजें आता है, कोई भी वर्ण आ जाता है, उस समय में ये वाला नाक को हम लोग टावर गिना के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वो पूरा है वैसा ही, जैसे रामेन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, रा रहे, मधने सा री रहे, स्वर वर्ण रहे, का वर्ग पा वर्ग अंग नुम हा या वा, इन लोग में से कुछ भी आ जाए तभी हम सिर्फ ना को टावर गिना करेंगे। अगर इसके अलावा जैसे कि का वर्ग है, पा वर्ग है, तो चा वर्ग टा वर्ग ये सब आएगा तो वैसा ही छोड़ देंगे। इसीलिए हम लोग को समझ में आता है कभी कभी ना रह जाता है, कभी कभी टावर गिना बन जाता है। तो कारण यही है, ये नियम की वजह से। देखो यहाँ पे रामेन, रामेन ऐसे लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या बोला था इसके पहले में, देखो स्वर वर्ण भी आ गया है, रा का भी मात्रा आ गया, रा भी आ गया है, ए भी आ गया, मतलब स्वर वर्ण भी आ रहा है, रा भी आ रहा है। कोई भी एक वो भी आ गया तब भी हमको चेंज कर देना है। तो इसमें रा भी आ रहा है, रा भी आ रहा है सर, और स्वर वर्ण भी आ रहा है। तो जब दोनों आ रहा है तो यहाँ पर चेंज करना बनता है, इसलिए रामेन ये ना लिख करके हम ये लिखेंगे। रामा नाम, यहाँ पर भी आ के मात्रा आ रहा है, प्लस में रा भी आ रहा है इसमें। तो ऐसा सिचुएशन में यह रामा नाम, यहाँ पर टावर गिना वाला गया, यहाँ पर आ के मात्रा, तो यहाँ पर ना लिख करके टावर गिना वाला। हरीना, यहाँ पर भी ई के मात्रा स्वर वर्ण आ रहा है और हा भी आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर भी टावर गिना। सरपेन ए के मात्रा आ रहा है तो टावर गिना, जैसा कि रूल्स बोल रहा है। दर्भेन ए के मात्रा आ रहा है स्वर वर्ण जो कि टावर गिना। ग्रहेन ए के मात्रा आ रहा है टावर गिना, और भी का वर्ग में भी आ रहा है, का खा गा गा भी आ रहा है। तो कई तरह के इसमें काम है। सर्वेन यहाँ पे स्वर वर्ण आ रहा है और टावर गिना। कुल मिलाकर के हम लोग को कुछ रूल्स याद रखना है कि का वर्ग पा वर्ग मतलब का गंगा पा फा बा भम्मा तक में, और या रा वा हा और मधन्य सा
री हलंत के साथ में सब, और इसमें कुछ स्वर वर्ण तो एकदम पक्का है, आंग नुम, इनमें से कुछ भी लिखल रह जाएगा बीच में, वैसा सिचुएशन हम वहां पे टवर्गिना बैठा देंगे। और यहाँ से क्या हुआ कि हिंदी में सुधार हो गया। जो बोलता है ना कि हिंदी हम लिखते हैं लेकिन शुद्ध शुद्ध हिंदी नहीं, शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना, ये व्याकरण यही सिखा रहा है कि हमने कहाँ गलती किया और कहाँ हम ठीक कर रहे हैं। अब ये व्याकरण समझा रहा है कि देखो बाबू ऐसे लिखा जाता है हिंदी, इसीलिए हिंदी बहुत कठिन माना जाता है। हिंदी और संस्कृत, जैसे कि अभी दुनिया में चाइनीज माना जाता है ज्यादातर, चाइनीज कठिन माना जाता है, दूसरा नंबर पर हिंदी आता है। और हम जब एआई का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं ना काम करने के लिए, यूट्यूब के लिए थंबनेल्स वगैरह, जब हम वहाँ हिंदी लिखते हैं तो एआई को भी नहीं समझ में आता है। मतलब कंप्यूटर होकर के उसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, उतना बड़ा कंप्यूटर, तो वो खुद लिख देता है ना कि एआई देवनागरी लिपि को बढ़िया से नहीं समझता है, इसलिए गलती हो जाता है। तो तुम खुद सोचो कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कि हार्ड है, उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और इतना सारा रूल्स देख के हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना नियम कौन याद रखेगा। इसीलिए हिंदी को बहुत कठिन माना जाता है, हिंदी और संस्कृत को। चाइनीज, हिंदी, संस्कृत ये सब चीजें हैं जो कि बहुत कठिन है, बाकी सब चीजें इन सबसे हल्का ही है, उतना भी ज्यादा भारी नहीं है। और इंग्लिश सबसे हल्का है, इसीलिए सब चीज इंग्लिश में ज्यादा देखने को मिलता है। और एआई और जितना भी कंप्यूटर है लगभग इंग्लिश में काम करता है, क्योंकि इंग्लिश सबसे हल्का माना जाता है और याद भी जल्दी होता है, समझ में जल्दी आता है। लेकिन हम लोग की आदत पड़ गई हिंदी की, तो कहाँ से इंग्लिश धसेगा, आदत हो ले, आदत छोड़ाना पड़ेगा नहीं। यहाँ पर समझते हैं इसके बाद, रा रहे हलंत के साथ में और मधन्य सा हलंत के साथ में, के बाद किंतु ना के पहले यदि चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा ला, सा और दंती सा में से कोई वर्ण आए तो ना का ना नहीं होगा, मतलब कि ना के टवर्गी ना नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें देखो का से पा वर्ग तक में, तो जो तीनों के बीचों में वर्ग बचा ना, चावर्ग, टावर्ग, तवर्ग, ये तो पहले ही पकड़ा गया कि दो गो ग्रुप का, मतलब दो गो वर्ग का हम लोग में टवर्गी चेंज करेंगे और बाकी तीन गो में चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर या वा रा हा आया है, तो जो जो छूटल था वो लगा देंगे, ला, कलब्बी सा और डंटी सा, क्योंकि यहाँ पर मधनी सा तो पहले ही आ गया था, तो जो जो उसमें लगा, जो जो छूटल है तो एरम लग जाएगा। इसका दो ही को नियम लिखाया है इस किताब में, वो सब तोड़ तोड़ के अलग अलग निकलता है, हम एक कर दें सबको ताकि लिखावट में कमी रहे। तब हम लोग ये नहीं करेंगे। जैसे यहाँ सरलेन, देखो स्वर वर्ण तो आया है, ठीक है हम समझ रहे हैं सर, स्वर वर्ण आया है तो हम यहाँ पर टवर्गिना कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद में यहाँ पर शादी आ गया है, ये भी आ गया है, स्वर वर्ण आया ठीक है मानते हैं, लेकिन एक और भी तो मिक्स हो गया ना, जिसकी वजह से सारा चीजें मामला गड़बड़ा दिया है। अगर ये नहीं रहता और रा और लेन रहता तब यहाँ टवर्गिना कर लेते, अगर सा नहीं रहता तब, क्योंकि रा के हिसाब से रा इसमें आ रहा था और स्वर वर्ण के हिसाब से भी आ रहा था, तो यहाँ पर टवर्गिना कर लेते, अगर सा हटा देते तब। तो रलेन ऐसे इस तरीके से कर लेते, ठीक है ना। गैरलेन, अब यहाँ पर ला आ गया, देखो ला आ गया है, गा भी आया हुआ है, काखा वाला, रा भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ला भी आया है और स्वर बन गया है। ये गो आकर के पूरा मामला बिगाड़ दिया, एक को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग उसका रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया नियम में, रा और मधन्य के बाद, रा मधन्य के बाद, रा और मधन्य के बाद, माने कि रा के बाद बोल रहा है, और ना के पहले, ना के पहले मैंने कि इधर और इधर दोनों को छोड़ो, बीच वाला को देखना है खाली, ठीक है ना, बीच वाला को खाली देखना है। एक नियम क्या बोल रहा है, उसमें क्या बोल रहा था, कुछ उसमें खास नहीं बोला है, बस किसी पद में आना चाहिए, बस आना चाहिए। लेकिन एक में नियम बता दिया है, इसके और इसके बीच में, इसके बाद में और ओकर पहले में, मतलब कि बीच वाला में, बीच वाला को देख के फॉलो करना है, और तब हम लोग को ये वाला ना लिखना है। पर्वतेन तावर्ग आ गया है, विसारदेन तावर्ग वाला आ गया है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर ना लिखते हैं। तो अब समझ में आया होगा कि हम लोग कहाँ पर कौन ना लिखते हैं, तो सुधार रहा है व्याकरण, मतलब व्याकरण सुधार रहा है सबको कि हमने क्या गलती कर रहा है, क्या सिखा रहे हैं सब। अब यहाँ पर ये पदांत ना का ना नहीं होता है, इसका क्या मतलब सर, कोई भी पद हम लोग लिखते हैं, अब अगर वो अंत में ना हलंत के साथ आता है, क्योंकि पहले से उसके बाद में तो आ वगैरह भी नहीं कुछ आ रहा है, और हलंत के साथ, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको वैसा ही छोड़ देंगे। रामान, अब यहाँ पर हलंत के साथ में ना आया,
भ्रातृन हलंत के साथ है, नरान हलंत के साथ। तो ऐसा सिचुएशन में हम उसको वैसा ही छोड़ देंगे, जब भी हलंत के साथ में वो भी लास्ट कर जाए तो हम लोग उसको वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। भिन्न पद रहने पर भी नत्व नहीं होता, जैसे कि त्रिनेत्र, ऐसा में से कुछ एक आध दो शब्द होता है जो कि स्पेशल है। ग्रीनंदी, जब कुछ एक आध दो ऐसा होता है जो कि अलग पद आ जाता है, वैसा सिचुएशन में हम लोग उसको वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है सर कि दो बिंदु के साथ में और इसमें लास्ट में ई के मात्रा के साथ में, मतलब कि लास्ट में जो चीज आ रहा है उस पर दम लास्ट वाला को गौर नहीं किया गया है, मतलब ऐसा चीज को हम लोग जैसे है वैसा ही रहने दे देंगे। अगला चीज को समझ लेते हैं, जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना रूल्स, वो ये था और ये था, क्योंकि इसी पर तो सबसे ज्यादा टिका हुआ है। बाकी ये नीचे वाला उतना कोई खास भी नहीं है, लेकिन फिर भी है यूज, बहुत कम मिलता है। अब नत सत्व विधान को समझ लेते हैं, सत्व, और यहाँ पर पहले ही लिख दिया संस्कृत, इसमें नहीं लिखा था ऐसा कुछ, बस क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश सब जगह, हिंदी संस्कृत सब जगह चलता है, इंग्लिश नहीं। संस्कृत भाषा में स्पेशल बोल दिया है, संस्कृत भाषा में कुछ परिस्थितियों में डंटी सा का मधनी सा हो जाता है, इसी को हम लोग सत्व विधान कहते हैं। अब यहाँ पर इसका कुछ रूल्स, यानी कि सत्व विधान के कुछ नियम, तो नियम क्या बोलता है जरा उसको भी समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। आ और आ को छोड़कर, मतलब कि दो स्वर वर्ण छोड़ दीजिए, इसको भुला जाइए, आ और आ को छोड़ दीजिए, किसी भी स्वर के बाद, बाद में बोला है ठीक है ना, पहले नहीं बाद में, किसी भी स्वर के बाद यदि प्रत्यय या विभक्ति का स आता है, प्रत्यय या विभक्ति का स आता है तो उसका मधनी सा हो जाता है, मतलब डंटी सा जब आता है लास्ट में, आ और आ को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी स्वर वर्ण आता है उन सबके बाद में अगर कोई भी प्रत्यय उसमें जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, चाहे लकार ही जुड़ रहा है, चाहे विभक्ति जुड़ रहा है, कुछ भी, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग को चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये भी लिखा है कहलंत रालंत विसर्ग और अनुस्वर के बाद भी आने वाली विभक्ति और प्रत्यय के सा का सा होता है, मतलब किसमें ये दो नियम था अलग अलग, हमने इसको एक ही में फिट कर दिया कि आ और आ को छोड़ दीजिए और बाकी सारा स्वर वर्ण ले लीजिए, प्लस में का रा विसर्ग और अनुस्वर के बाद में जितना भी विभक्ति प्रत्यय आएगा उन सभी में डंटी सा के मधन्य सा होएगा। जैसे सर यहाँ मुनीसु, अभी हम क्या बोले थे, आ और आ को छोड़कर के उसके बाद वाला स्वर, तो ई के मात्रा आ रहा है, इसमें आ तो नहीं है, ई के मात्रा आ रहा है, तो ई के हिसाब से सु, तो हम लोग मुनीसु अगर लिखते सर मु नी और सु ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ पर ई के मात्रा के साथ आया है तो मुनीसु, बालकेसु वाला जब लिखेंगे ना बालकेसु, ऐसे बालकेसु बालकेसु, तेहो पर ये के मात्रा के साथ में यहाँ पर सु आ जाएगा, बालकेसु। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि बालकेसु, ऐसे गलत हो जाएगा, देखने में सब सेम रहता है, लेकिन जखनी उच्चारण गलत होता है ना तखनी समझ में आता है कि हम लोग का ऑप्शन कैसे गलत हो जाता है, यही छोटा छोटा वजह से गलत हो जाता है। और लेकिन कहते हैं कि हम सब बनाए थे, लेकिन गलती कैसे, तो इसके वजह से। गुरु सु, यहाँ पर उ के मात्रा तो स। भविष्यति, अब देखो यहाँ पर अभी जस्टली बता रहे थे ये वाला कि जब भी आएगा ना इष्यति इष्यता, तो ऐसे करके तुम्हारा ये लकार पढ़ाएंगे, भविष्य काल पढ़ाएंगे ना लिरिट लकार, इष्यति इष्यता इष्यंति, ऐसे करके फॉर्मूला इसका आएगा लकार लगाने के लिए तब, तो वहां पर देखो ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन फिर ये ऐसे किस हो गया, तो यही रूल्स के ना, यहाँ पर ई के मात्रा आ गया, जिसकी वजह से अभी क्या बोला था कि आ और आ को छोड़ दीजिए और इसके बाद में कोई भी प्रत्यय, तो यहाँ से ये क्या होगी, प्रत्यय जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, तो प्रत्यय में यहाँ पर सा था, लेकिन यहाँ पर ई भी था पहले से, तो इसके वजह से ये बदल गया। एरो में देखो पठिष्यति, अभी बोलते भविष्यति, पठिष्यति, गमिष्यति, जो भी रहेगा सब में चेंजेस हो रहा है। वाक प्लस में सु, अब यहाँ पर जो कि अभी शुरुआती में समझाए थे, वाक का और सा मिलने से संयोगी छा बनता है, तो यहाँ पर कहेगा कि संधि करिए, और संधि करे में लेकिन क्या बोलेगा जी, बनाओगे तो वाक और सु है ना, तो वाक सु, आ और उ को मिलाकर के ओ बन सकता है वाको सु, ऐसे करके हो जाएगा। जैसे कि आ यहाँ पर है आ, हालांकि यहाँ पर तो हलंत था, आ भी नहीं है, सीधी बात है कि यहाँ आ है ये नहीं है, तो वाक्सु ऐसा ही करके लेकिन डायरेक्टली लिख देगा, वाक्सु करके ऐसा ही करके लगा देगा पूरा पूरा, जबकि ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर का हलंत और सा के मिलने से संयोगी छा बनता है और उ के मात्रा उ रह जाएगा, वाक्षु ऐसे बनना चाहिए।
और यहीं पर लेकिन गड़बड़ करेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। चतुर्षा हविषी धनुषु धनुषु। अब सभ्य में देखो कि सभ्य में मात्रा है सर, मतलब आ को छोड़ करके बाकी सब में स्वर वर्ण है। ठीक है, अगला इसका दूसरा रूल क्या बोलता है, ये था प्रत्यय में, आपकी शायद उस वाला होगा। आ से भिन्न, मतलब कि आ के अलावा या उससे अलग किसी अन्य स्वर से युक्त उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद में, तो ये सब जो लग रहा है ये सब बाद में लग रहा है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, उपसर्ग के बाद उपसर्ग के बाद आने वाले धातु के सा का सा हो जाता है। इसका मतलब ने कि यहाँ पर यही चीज वहा है, लेकिन बस इसको मैं उपसर्ग का मिक्सिंग कर दिया, हालांकि हम इसको इसी में लिख सकते थे। तो आ से भिन्न माने कि आ से कुछ अलग हट करके किसी अन्य स्वर से युक्त कोई और भी स्वर रह सकता है, और उसमें उपसर्ग के बाद आएगा। तो उपसर्ग मतलब कि पहिलका वाला को बाद में आना चाहिए, एवं भी तो वही बोला है ना कि स्वर के बाद प्रत्यय। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों की, बस ये घुमा करके एक लाइन लिख दिया। हमको मन कर रहा था कि नहीं लिखे इसको, फिर भी लिख दिए हैं कि चलो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वी प्लस में सन है तो वी में यहाँ पर क्या है, आ और आ से भिन्न बोला है, तो आ इसमें नहीं है, तो क्या है यहाँ पे ई नजर आ रहा है, ई और प्लस में सन है, तो यहाँ के हिसाब से ये वाला सा हटेगा, विष्णु विष्णु। यहाँ पे देखो विष अन्ना, यहाँ पर आ के मात्रा भी आ रहा है, जिसकी वजह से टावर गिना में भी बदल रहा है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ ध्यान देगा। वी शा अन्ना, यहाँ पर टावर गिना भी हो रहा है, एक ही बार में दोनों चीज यूज हो रहा है, सा भी चेंज, टावर गिना में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वी और शब्द जब मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आ के मात्रा छुपा हुआ है। इसके हिसाब से न तो विधान के हिसाब से स्वर वर्ण यहाँ पर आ रहा है, और सत्व विधान के हिसाब से यहाँ पर स्वर वर्ण के ई आ रहा है, आ नहीं आ रहा है। इसके वजह से ये चेंज हो गया सा में, और इसके वजह से ये चेंज हो गया ना में, मतलब टावर गिना में। बहुत ही कंफ्यूजन चीज है, यहाँ पे ध्यान से समझने इसको। तो आधना है, हाँ यहाँ पे है ना आधना और यहाँ पर, तो इसको हम लोग पूरा साथ में गिनती करेंगे, क्योंकि आधा ना दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको दोनों को साथ में ही गिनती करेंगे। और यहाँ पर दोनों को मिलने से यहाँ पर आ का उच्चारण आ रहा है, इसके हिसाब से ई आ रहा है, आ को छोड़ के, तो इसके हिसाब से ये बना, और इसमें आ रहा है जिसकी वजह से ये ना बना। ये बहुत ही कंफ्यूजन चीज है, यहाँ ध्यान देगा। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में जब आता है तो लेकिन फंसता है कि ये वाला में और ये वाला दोनों तो क्यों लग रहा है, कौन वाला मारे, आपको समझ आना चाहिए, वही सही रहेगा। यहाँ अनु प्लस में अस्तुप, अनु प्लस में अस्तुप उपसर्ग है सर, और उपसर्ग में यहाँ पर ध्यान देंगे उपसर्ग के बाद में, तो अनु और अस्तुपा को यहाँ पर कर दिया है मध्य से, क्योंकि सर यहाँ पर ऊ के मात्रा आया है, जो कि आ और आ के बाद की बात है। अधि प्लस में स्थित, यहाँ पर भी ई के मात्रा आया है, तो अधिष्ठित धी है, तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर भी ई मिल रहा है, तो यहाँ पर मध्य सा के बना देंगे। और यहाँ पर लेकर कहेगा संधि करिए, तो तुम क्या करोगे संधि, यहाँ पे जैसे है वैसा ही कर देंगे ना, लेकिन तुम मध्य सा नहीं करोगे, क्योंकि अरे ये तो सा है, तो यही वाला नशा होगा, ऐसा ही नहीं सोचोगे, और यही सबसे बड़ा गलती हो जाएगा। इसी चीज को समझना है। हम बोले थे क्या एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना होगा कि एग्जाम में सब गलत बना दोगे अगर ये नहीं जानोगे तो, इसलिए बहुत जरूरी था ये वाला बताना। सबसे लास्ट लाइन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और ये बहुत इजी है। साथ मतलब कि प्रत्यय के हलंत के साथ में प्रत्यय के बाद सा तथा सा धातु के सा का सा नहीं होता है, मतलब कि जैसे है वैसा ही रह जाएगा। जैसे कि पर ये सोडूम, देखो यहाँ पर क्या बोला है सर, ऐसे तो शुरुआत में था हम लोग कि हलंत के साथ में जो रहेगा वो वैसा ही रह जाएगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चाहे हम लोग यहाँ पर सात पर ध्यान देते हैं कि वायु सात, सात आएगा तो सात के साथ वैसा ही सात लिखाएगा, मतलब वही वाला सा रहेगा। यहाँ पर भी अग्नि सात, तो सात जैसे रहेगा वैसा ही सा लिखाएगा। मतलब क्या बोला है कि सात लिखल रहेगा प्रत्यय, सात जैसे है वैसा ही रह जाएगा। और सह धातु के बात करेगा तब, तो सह धातु में जैसे कि सह ऐसे होता है ना ऐसे वाला में, तो ऐसे वाला में भी वैसा ही रह जाएगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो यही चीज को यहाँ पर हलंत के हिसाब से ऐसे करके लिखा जा सकता है। खैर इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो काम का चीज समझाना था ये सब चीजें था। अब जब विभक्ति पढ़ेंगे, सुबंत सब पढ़ेंगे, तब ये सब का इस्तेमाल आएगा और समझ में आएगा कि दोनों को मिलने से ये कैसे बन जाता है।
लकार जब पढ़ेंगे, जब अनुवाद बनाएंगे, तब भी इसका यूज होगा कि कभी ये लिखाते थे, कभी वो वाला सा कैसे कर देते हैं। संधि जब करोगे तब भी यही चीज समझोगे। उपसर्ग में पदों का योग करिए, प्रत्यय में पदों का योग करिए तो क्या बनेगा, तब भी तुमको यही यूज करना पड़ेगा। ये जब तक यूज नहीं करोगे, ना तुम्हारा हिंदी शुद्ध होने वाला है, ना संस्कृत शुद्ध होने वाला है, और ना ही कोई को आंसर सही से दे पाओगे। छोटा छोटा एक एक अक्षर की वजह से मिस्टेक हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा एकदम। ठीक है, ये हमको समझाना था, समझा दिए।